हाय डेवलपर्स, डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एंड नोटेशन के बारे में। यहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और इस पार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। जो ये इक्वेशन दिख रही है ना आपको व्हाइट बॉक्स के अंदर, ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? बिकॉज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस इक्वेशन को आप लोग एक प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से फिट कर सकते हो। जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे या फिर वीडियो देखोगे ना, तो आपके सामने ऐसी इक्वेशंस डेफिनेटली आएंगी। बिकॉज ऐसी इक्वेशन के बेस पे ही हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती है ना, ये कैलकुलेट करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी ये नहीं बताता कि इस वाली इक्वेशन को हम लोग एक एज अ प्रोग्राम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक प्रोग्राम में, एक डेटा स्ट्रक्चर में, एंड इस इक्वेशन के अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या रिलेशन है, ये कोई नहीं बताता। तो मैं आपको ये वाला पार्ट भी बताऊंगा और इसके बाद में आप लोग आराम से जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती है ना हमारी, चाहे वो बिगो हो, ओमेगा हो या फिर थीटा, वो आराम से कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा स्ट्रक्चर की। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस होता क्या है, ये किस ब्ला का नाम है, क्यों हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन करते हैं, आपको ये भी बताऊंगा। उसके बाद में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है मैं आपको ये भी बताऊंगा और किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं ये भी बताऊंगा। देन हम लोग ये वाली इक्वेशन देखेंगे और यहाँ पे एक प्रोग्राम भी फिट करके देखेंगे। आपको मैं गारंटी देता हूँ ये आपको आराम से समझ में आएगी, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए बट आपको ये चीज़ आराम से समझ में आएगी। आफ्टर दैट हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में बात करेंगे। कौन सी नोटेशंस होती हैं? बिगो नोटेशन होती है, थीटा नोटेशन होती है एंड ओमेगा नोटेशन होती है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये नोटेशन क्या होती हैं, क्यों यूज करते हैं ये बताऊंगा। कैसे ये नोटेशंस काम करती हैं इनके लिए ना मैं एक अलग से 3 पार्ट बनाऊंगा। बिगो के लिए अलग से, थीटा के लिए अलग से एंड ओमेगा के लिए अलग से। बिकॉज अगर मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे 3 वो नोटेशंस और ये 3-4 चीज़ें ये सारे कैलकुलेट करने लगा तो वीडियो 1-1.5 घंटे से लंबी चली जाएगी, आप बोर हो जाओगे, पूरी वीडियो नहीं देखोगे, राइट। तो इसीलिए जो 3 नोटेशंस हैं वो क्या काम में आती हैं ये इसी पार्ट में बता दूं, कैसे काम करती हैं ग्राफ वगैरह के साथ मैं आपको आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा। बट ये वाली चीज़ तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। सो अब हम लोग समझते हैं, पहले पार्ट के ऊपर आते हैं कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस होता क्या है। देखो ये चीज़ आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग डेटा को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ एंड प्रॉपरली इसको ऑर्गेनाइज कर पाएँ, राइट। ताकि जो भी हमारे पास कैलकुलेशंस है उसमें कम से कम टाइम लगे एंड कम से कम स्पेस भी यूज़ हो। ऑल राइट, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। बट होता क्या है ना, जब भी आप लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप लेट्स से कि आपने कोई रैंडम डेटा स्ट्रक्चर पिक कर लिया, आपने एक प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए स्टैक या फिर क्यू या फिर लिंक लिस्ट कोई भी चीज पिक कर ली या फिर और उसके साथ में कोई भी एक एल्गोरिथम पिक कर ली, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज एफिशिएंट ही हो सकता है कि वो हमें कैलकुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगा के दे, इवन उसको कम टाइम लगाना चाहिए था, उल्टी भी पड़ सकती है चीजें। अब आप यहाँ पे एक चीज पूछ सकते हो कि यार ये कैसे हो सकता है कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज करें और टाइम उसके अंदर ज्यादा भी लग जाए किसी किसी केस के अंदर, किसी किसी एल्गोरिथम से। बिल्कुल पॉसिबल है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आप लोग सर्च करने की कोशिश कर रहे हो एक एरे के अंदर, ठीक है। आपके एरे के अंदर मान लो कि बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, 1, 9, 10 इस तरीके से आपके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। अब आपको सर्च करनी है। सर्च करने के लिए बहुत सी एल्गोरिथम्स यूज होती हैं बट हम लोग मान के चल रहे हैं के लिए 2 ही हैं। आपको मैं यहाँ पे लीनियर, आपको सर्च के बारे में नहीं पता, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ और आप एग्जांपल को आराम से समझोगे बिकॉज बहुत ही लेमैन लैंग्वेज के अंदर है। एक लीनियर सर्च होती है और एक मान लेते हैं हम लोग बाइनरी सर्च होती है। आप कौन सी एल्गोरिथम यूज करोगे ये कैसे आप डिसाइड करोगे? अगर आप कोई भी रैंडम उठा के, अच्छा आपको पता है कि यार लीनियर सर्च भी रिजल्ट तो हमें दे ही देगी, बाइनरी सर्च भी रिजल्ट तो दे ही देगी, मैं कोई भी पिक कर लेता हूँ। बट किसी किसी केस में प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए एक बार के लिए कि आपके पास जस्ट 1000 एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर, ठीक है, 1000 एलिमेंट्स हैं, लास्ट वाले टोटल 1000 एलिमेंट्स हैं। उस केस के अंदर हो सकता है कि लीनियर अच्छी रहे। बट मान लीजिए कि आपके पास ना 1 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा डेटा है, हो सकता है उसके अंदर बाइनरी बेटर रहे। यस, जो हमारी एल्गोरिथम होती है, डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो डेटा पे भी डिपेंड करता है, डेटा पे बहुत बार डिपेंड करता है, राइट। कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर हमारा बेटर रहेगा, कौन सी हमें एल्गोरिथम यूज करनी चाहिए, बहुत बार डेटा के ऊपर डिपेंड करता है।
इसीलिए हमारे पास एक चीज को रिजोल्व करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स होती हैं। इसीलिए हमारे पास, जैसे मैंने आपको सर्चिंग की बताई, वैसे ही शॉर्टिंग के अंदर भी हमारे पास इंसर्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, और भी मर्ज शॉर्ट, और भी बहुत सारी शॉर्ट्स होती हैं। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया कि हमें क्यों एक से ज्यादा एल्गोरिथम चाहिए होती हैं। अब हम लोग वापस से पॉइंट के ऊपर आते हैं कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करता क्या है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस यही करेगा कि हमारे प्रॉब्लम के लिए, जो भी हमारे पास डेटा है, उसको प्रॉब्लम रिजोल्व करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम या फिर डेटा स्ट्रक्चर बेटर रहेगा या फिर बेस्ट रहेगा, वो निकालने के लिए। ऑल राइट, हमें ये चीज समझ में आ गई। तो क्या बस इसको एनालिसिस करना इतना ही होता है? नहीं, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का मतलब और भी बहुत सारी चीजें है। इसके अंदर हम लोग सारी की सारी नोटेशंस यूज करके देख सकते हैं कि हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा बेस्ट केस क्या रहेगा। बेस्ट केस से मतलब क्या है, मैं आपको ये बताता हूं। मान लीजिए कि आप लोग लीनियर सर्च यूज कर रहे हो, ठीक है। अब लीनियर सर्च के अंदर ये हो सकता है, आपको बताया कि आप लोग देखो, अगर आपके पास 1000 डाटा है ना, तो लीनियर सर्च आपके लिए बेस्ट है, ऐसा पॉसिबल है। अब आपके पास मान लीजिए 1,00,000 डाटा है, तो आपके लिए लीनियर केस ओके है, एवरेज है, एवरेज डेटा लेगी। बट अगर आपके लिए, आपके पास मान लो कि 1 करोड़ का डेटा है, तो ये वर्स्ट है, तो आपको ये यूज नहीं करनी चाहिए, तो आपको कोई और एल्गोरिथम देखनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। ये कैलकुलेशन है, ये भी आप लोग इसके अंदर ही करते हो, एंड क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के अंदर। और उसको कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बिग ओ, थीटा एंड ओमेगा नोटेशंस, जो कि हम लोग आने वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी चीजें और बताऊंगा इन तीनों के बारे में, बट अभी के लिए आपको ये चीज समझ में आ गई कि हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्यों यूज करते हैं। बिकॉज हमारे पास एक प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं, और बेटर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग एसिम्प्टोटिक एनालिसिस यूज करते हैं, उसके अंदर नोटेशंस भी आती हैं, और हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी आता है। ऑल राइट, ठीक है, आपको नॉर्मल डेफिनेशन पता चल गई। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। देखो, कॉम्प्लेक्सिटी 2 तरीके की होते हैं, मैंने आपको एक पार्ट में बताया भी था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप उसमें वीडियो देखना। वहां मैंने बताया था कि जब भी हम लोग ये चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइन, एक सेकेंड, यहां पे लिखता हूं, नंबर ऑफ लाइन एग्जीक्यूट हुई हैं, वो होती हैं हमारी, वो किसको बताती हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी COMP लिख देता हूं यहां पे। और जितना हमारा स्पेस यूज होता है, जितने हमारे वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल और स्पेस यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये 2 चीजें समझ में आ गई। इस चीज को हम लोग ज्यादा कैलकुलेट नहीं करते, बिकॉज ये लिमिटेड लेती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? देखो, स्पेस हम लोग मैनेज कर सकते हैं, हमें पता होता है कि जब भी हम लोग, मान लीजिए आपको 1000 डाटा को रिजोल्व करना है, 1,00,000 डाटा को करना है, सेम एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, तो वेरिएबल तो वही 10-12 ही आएंगे ना, बट जो हमारा लूप होगा वो बहुत ज्यादा डाटा के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। हो सकता है कि 1000 डाटा के ऊपर अप्लाई हो रहा हो सकता है कि 1,00,000 या फिर 1 करोड़ डाटा के ऊपर। तो हमारे पास टाइम मैटर करता है, ताकि हम लोग कम से कम टाइम के अंदर सॉल्यूशन निकाल के लेके आ पाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही यहाँ पे देखेंगे। ऑल राइट, आपको चीज समझ में आ गई कि जितने हमारे नंबर ऑफ लाइन एग्जीक्यूट होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन आपको एक चीज जो कभी नहीं भूलनी है, यहां पे मैं लिखता हूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसके अंदर जो लाइन होती है ना, मान लो कि 1 2 3 4 5 लाइन्स लग गई आपकी, 6 लाइन लग गई मान लो, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 6 हो गई, 6 कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये ठीक है, गलत नहीं है। बट अगर मान लो कि इन 3 लाइनों के ऊपर हमारा लूप लगा हुआ है, यहां पे इन 3 लाइनों के ऊपर, और ये लूप चल रहा है 100 बार, ठीक है। आप बोलोगे 100 बार किस तरीके से चल सकता है? हो सकता है कि हमने कुछ ऐसी कैलकुलेशन लगा रही हो कि बार बार उस लूप को चलना पड़ रहा हो, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? 106, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो कोड है ना, ये 100 बार तो ये बार बार चल रहा है, ठीक है। और टोटल लाइन ऑफ नंबर हमारी कितनी थी? 6। इस तरीके से हो गई, ठीक है। अब आपको जो 6 लाइनें है ना, आप बोलोगे यार 6 लाइनें क्या, हो सकता है 7 लाइनें हो जाएं, ये आपका मैटर ही नहीं करता, ये आपका मैटर ही नहीं करता। आपको टाइम में आपको बताऊंगा कि क्यों मैटर नहीं करता।
जो आपका लूप होता है ना वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। ऑलराइट, आपको एक चीज समझ में आनी थी यहाँ पे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। जितनी बार भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है उनको जब कैलकुलेट करते हैं ना नंबर ऑफ लाइन को, वहां पे हम उसको बोलते हैं हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, ये चीज समझ में आ गई। और चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना इनपुट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। मैंने क्या बोला, यहां पे टी कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से लिख रहा हूं, डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। अब यहां पे इनपुट क्या होता है, अब आप ये बोलोगे, ठीक है। देखो, मान लो कि मेरे पास एक नॉर्मल एरे है, ठीक है, इसको मुझे शॉर्ट करना है। इसके अंदर मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि 20, 5, 9, 31, 49 एंड 10। ये जो एलिमेंट है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके इनपुट्स होते हैं, ठीक है। क्या इनपुट्स होते हैं आपके, जो डाटा जिसके ऊपर आपको डाटा स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको एल्गोरिथम अप्लाई करनी है, उस डाटा को हम लोग बोलते हैं इनपुट। जितने भी इसके अंदर चंक्स होते हैं, ठीक है। एक एरे हो गया, एरे के अंदर कितने इनपुट हो गए हमारे, ये हमारा इनपुट हो गए, ठीक है। मान लो इसके अंदर 3, 4, 5, 6 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो हमारे कितने इनपुट हो गए, 6 इनपुट हो गए हमारे। ऑलराइट, आपको इनपुट भी समझ में आ गया। तो हमने अभी अभी क्या बोला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है आपके इनपुट्स के ऊपर। ये कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अब आपने क्या करा, इसको रिजोल्व करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करा, ठीक है। आपने क्या करा, लेट एक्स, आपने एक एक्स नाम से एरे लिया और इसके अंदर आपने ये सारी चीजें वापस से डिफाइन कर दी, 5, 9, 31, 49 एंड 10। आपको इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करा, इसके बाद में आपने फॉर लूप लगाया, ठीक है, यहां पे। और हो सकता है आपने यहां पे कुछ वेरिएबल लिए हो, लेट एम आपने एक वेरिएबल ले लिया और बाद में आपने यहां पे प्रिंट करवाया हो, ठीक है। और इस प्रिंट के अंदर भी आपने क्या कर दिया हो, लेट से इस जो एक्स था उसको बाद में प्रिंट करवा दिया हो शॉर्ट करवाने के बाद में, ठीक है। तो और यहां पे आपने 3 लाइन लिखी हो, 1, 2, 3, आपने यहां पे 3 लाइन लिखी हो, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, ये तो हमारी स्टैटिक लाइंस हो गई। 6 हमारी लाइन क्या हो गई, स्टैटिक। ये तो छोटी सी चीज है, बट लोचा अंदर है। वो क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो, लोचा किस तरीके से अंदर है। एक हमने लूप लगा दिया, बट जब भी हमें शॉर्टिंग करनी होती है ना, लूप के अंदर एक और लूप लगाना होता है। आपने एक और लूप लगा दिया, ठीक है। ये जो मैंने 6 लाइन बताई ना, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी होती है, जस्ट मैंने एग्जांपल लेके बताया। लूप के अंदर एक और लूप लगाना होता है, ठीक है। 2 लूप लग गए। अब ये टोटल लूप कितनी बार चलेंगे, ये चलेंगे 6 × 6, 2 लूप हो गए, 6 × 6 चलेंगे, टोटल हो गए 36, ठीक है। ओके, तो टोटल कितना लाइन बन गया आपका, 6 और 36, टोटल कितनी बन गई, 42 लाइन बन गई, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी, जो इनपुट्स थे ना उनके हिसाब से हमारी लाइन ऑफ नंबर बढ़ी, बिकॉज लूप्स हमारा उतनी बार ज्यादा चला। अभी तो हमारे पास ऊपर इसके अंदर 6 एलिमेंट्स थे यहां पे, ठीक है, 6 एलिमेंट थे। अब मान लो ये एलिमेंट हो गए 100, ठीक है, ये 6 एलिमेंट थे ना, अब इनकी जगह पे 100 एलिमेंट हो गए। अब 100 के बाद में क्या होगा, लूप कितनी बार चलेगा, बिकॉज लूप के अंदर लूप चलाना पड़ा ना हमें, 100 × 100, ये कितना बन गया, 10,000। अब 10,000, ठीक है, × 6, सॉरी +6, बिकॉज 6 लाइन एक्स्ट्रा भी तो थी, तो टोटली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 10,006। तो इसके लिए हम लोग जो 6 होते हैं ना, इसको कभी कैलकुलेट करते ही नहीं है। जो डायरेक्टली हमारी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है हमारे इनपुट्स के ऊपर, ठीक है। ये जो हमारे इनपुट्स बन गए, इनके ऊपर इसलिए डिपेंड करते हैं बिकॉज जितने हमारे इनपुट्स बनेंगे उतनी बार हमारे लूप्स हो सकता है ज़्यादा चले, या फिर हमें उसको कैलकुलेशन उसकी ज़्यादा करनी पड़े। इसीलिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में ओके, ये चीज़ें हमने समझ ली। नाउ नेक्स्ट चीज़ कि हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट किस तरीके से करते हैं। हम लोग डिनोट करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 10 इनपुट थे, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फंक्शन ऑफ 10, ठीक है। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। बट 10 तो हमारे पे भी कभी कभी कॉन्स्टेंट नहीं रहते ना, हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है 30 हो।
इसलिए हम लोग इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, एन से, नंबर ऑफ इनपुट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, नंबर ऑफ इनपुट, फंक्शन ऑफ एन इक्वल टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये जस्ट मैं बता रहा हूं कि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉट इक्वल टू, डिपेंड करता है। ओके, तो हमने यहाँ पे दो तीन चीजें सीखी। पहली चीज, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी होती है, ये चीज हमने सीख ली। सेकंड चीज ये होती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारे नंबर ऑफ इनपुट के ऊपर। ओके, हमने ये चीज भी सीख ली। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जब भी आप लोग इनपुट लेते हो ना, जैसा मैंने आपको बताया फंक्शन ऑफ एन, ये हमारा टोटल इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी एन लाइन ऑफ कोड था, ठीक है, हमारा एन लाइन ऑफ कोड था, और ये हमारा, जैसे मैंने आपको शॉर्टिंग के लिए बताया, तो हो सकता है ना कि शॉर्टिंग के लिए क्या करेगा, एन दो बार चला, एन इंटू एन, एन इंटू एन, तो एन का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, एन इंटू एन ही तो बनेगा, 6 इंटू 6, ये बन गया ना यहाँ पे, तो 6 इंटू 6 ये हो गया, प्लस जो हमारी स्टैटिक लाइन थी, 6 हो सकती हैं, 8 हो सकते हैं, जितनी भी हो सकते हैं, मैं 6 मान के चल रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। इस केस के अंदर आपको क्या करना है, इस केस के अंदर आपको 6 को रिमूव कर देना है। आप बोलोगे क्या मैं ये जस्ट मतलब हवा में खुद के पास से बता रहा हूँ क्या, ना ना, ये स्टैंडर्ड होता है। जब भी आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करते हो ना, तो जो आपकी मेजर चीज होती है ना, मेजर जो इनपुट्स होते हैं, इनको ही कैलकुलेट करते हो, इनको आप हटा सकते हो। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इस चीज का। आप लोग बोलोगे यार हो सकता है हवा में बोल रहा हूं, मैं आपको प्रूफ इसलिए दूंगा ताकि आप वहां से चाहो तो थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ भी पाओ, बिकॉज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वहां से काफी सारी चीजें रिलेट करेंगी। ठीक है, मैंने वहीं का एग्जाम्पल यूज करा जानबूझ के, उसी क्या कहते हैं, लिंक के, जो मैं आपको लिंक दूंगा बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी ईजी रहे। ठीक है, आपको चीज समझ में आएगी कि जो मेजर पार्ट होता है आपको यूज करना होता है, जो कॉन्स्टेंट होते हैं ये आपको रिमूव कर देने होते हैं। ओके, सो एक यहाँ पे इक्वेशन होती है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, इक्वेशन 5n। अच्छा, इसके अंदर इक्वेशन क्या बनी थी, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, इसके अंदर ये वाली इक्वेशन बनी थी, n2 + 6, ये इक्वेशन बनी थी, fn इक्वल टू दिस। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, ये हमारे प्रोग्राम से बनी थी, बिकॉज इसके अंदर हम लोग n का यूज कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली लोग इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, तो पहले इक्वेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको बाद में आराम से समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ n, यानी कि n की कॉम्प्लेक्सिटी, n की कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, 5n स्क्वायर, n है ये वाला। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 12। तो इसके अंदर हमारा क्या इक्वेशन फिट बैठ रही है, वो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को एक प्रोग्राम में फिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो n है ना, जो एरे मान के चलो आप, एरे है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या है, हमारा n है, n। इसके अंदर हो सकता है कि हमारे पास 5 इनपुटों हो सकता है, 10 इनपुटों हो सकता है, 20 इनपुटों, इसके अंदर कोई भी एरे आ सकता है। अब इसने क्या बोला कि जो आपका इक्वेशन, जो आपकी एल्गोरिथम होगी ना, वो इस तरीके से चलेगी कि एक तो जो आपका n के ऊपर लूप चलेगा, ठीक है, डबल लूप चलेगा, डबल मतलब लूप के अंदर लूप, तभी तो डबल हुआ ना, अदरवाइज होगा नहीं। उसके बाद में n के साथ में डायरेक्टली आपकी 6 लाइन और आएंगी, इनपुट के साथ में आपकी 6 लाइन और आएंगी, यानी कि ये सिंगल लूप हो गया। ठीक है, ये 6 का सिंगल लूप हो गया, इस लूप के अंदर कितनी लाइन होगी, 5। अब जो ये n स्क्वायर बनाया था, ठीक है, लूप के अंदर लूप, मान लो कि एक लूप था, फॉर लूप था, उसके अंदर हमने एक और फॉर लूप लगाया। ठीक है, बट उसके फॉर लूप में तो कुछ लाइन रहेंगी ना, वो कह रहा 5 लाइन रहेंगी जो आपका लूप के अंदर लूप रहेगा। जो एक नॉर्मल लूप रहेगा उसके अंदर आपकी 6 लाइन रहेंगी, और इन लूप वगैरह से बाहर आपकी टोटल 12 लाइन रहेंगी। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक रफ सा एग्जांपल बना के दिखाऊं, बहुत ही रफ रहेगा बट आपको उसको समझना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ x, ये हमने एक एरे ले लिया, इसके अंदर मान लो कि 9 3 0 5, ये एक जस्ट छोटा सा एरे है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि इसके ऊपर सबसे पहले एक फॉर लूप लगा। ठीक है, फॉर लूप लगेगा इसके अंदर, फॉर लूप। ठीक है, और इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा, यहाँ पे एक फॉर लूप था, इसके अंदर एक फॉर लूप लगा, ये बंद हो गया, और अब हमारा ये वाला लूप भी बंद हो गया, ये वाला अंदर वाला लूप बंद हुआ, और ये हमारा बाहर वाला लूप बंद हो गया। तो इसके अंदर इसने क्या बताया कि इस लूप के अंदर ना आपकी टोटल 5 लाइनें थी, डबल लूप लग गया ना, ये वाला डबल लूप लग गया। तो जब भी स्क्वायर आ जाता है मतलब कि उसके ऊपर आप डबल लूप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, और इसके अंदर कितनी लाइन होगी, डबल लूप आ गया, इसके अंदर 5 लाइनें थी, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। तो एक लूप के अंदर ये 5 लाइन हो गई। अब ये इसके अंदर क्या कह रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको ये क्या कह रहा है 6। उसके बाद में इसी एल्गोरिथम के अंदर एक और चीज़ थी यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे मान के चलो कि मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, उसके बाद में एक और लूप लगा, नॉर्मल लूप लगा, ठीक है। इसके अंदर 6 लाइनें थी, 1 2 3 4, 2 लाइनें ये हो गई, 6 हो गई, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर मान लो कि इस लूप से पहले या फिर बाद में हमने लेट वेरिएबल लिया, टेम्परेरी वेरिएबल लिया और कुछ और चीजें ली, तो वो टोटल कितनी लाइन थी, 12 लाइन वो भी थी। मान लो कि 3 लाइनें यहाँ थी, 3 लाइनें इस लूप से पहले और 6 लाइनें इसकी सबसे लास्ट में हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो बन गया, आगे फिट हो गए लूप के अंदर। इसके अंदर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। अब इस लूप के अंदर जो ये लूप है, मैं फिर से नीचे लिखता हूं और उसके अंदर मैं कोई भी प्रोग्राम की वैल्यू फिट करके बताता हूं आपको। क्या था, 5n2 प्लस 6n प्लस 12, ठीक है। n था ना, n मैं मान के चल लेता हूं कि n था मेरा यहाँ पे 10 एलिमेंट थे, ठीक है। तो कितनी उसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, ठीक है, 5 10 का स्क्वायर प्लस 6 और यहां पे n था, फिर 10 प्लस 12, ठीक है। तो क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन गई, अगर देखा जाए तो 5 इंटू 100, एक सबसे पहले मैंने इसका वो रिजोल्व कर दिया, जो स्क्वायर रूट था इसको रिजोल्व कर दिया, स्क्वायर को रिजोल्व कर दिया, प्लस 60 प्लस 12, और यहाँ पे कितने हो गए, 500 प्लस 60 प्लस 12। तो कितनी इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बन गई, इसकी 572 बन गई इसकी, ठीक है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई। बट इसके अंदर क्या था, आपने देखा 500 लाइनें हमारे पास यहां हैं, यहां पे हमारी कितनी है 60 लाइनें, और यहां पे कितनी है हमारे पास 12 लाइनें। तो इन सबको हम लोग रिमूव कर देंगे, इन दोनों को, बस इसी को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इसी को कैलकुलेट करेंगे जो यहां पे चीज दी हुई है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार बट 60 लाइनें कम तो नहीं होती ना, बहुत होती हैं, ठीक है। अब देखो, अब तो पहले हमारे पास हमने कितने इनपुट लिए थे इसके अंदर, यहाँ पे, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ। अभी हमने 10 इनपुट लिए ना इस इक्वेशन के अंदर, अब मैं इसके अंदर 10 इनपुट ना लेके, अब मैं इसके अंदर लेता हूँ, सॉरी मैंने ज़्यादा जूम कर दिया। अब इसके अंदर मैं इक्वेशन के अंदर इनपुट लेता हूँ मैं यहाँ पे 100, तो यहाँ पे लिखता हूँ 5 100 का रूट प्लस 60, और यहाँ पे हमने 100 लिए ना, तो 6 यहाँ पे लिख देता हूँ 100 और प्लस 12। तो यहाँ पे फिर से इसको और ओपन करता हूँ 5, और यहाँ पे कितना आ गया 10,000 प्लस 600 प्लस 12, यहाँ पे 12 था, तो ये कितना बन गया 50,000 प्लस 600 प्लस 12, टोटल कितना बन गया 50,612। तो ये तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, तो ये इसलिए हम लोग रिमूव कर देते हैं। जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा इसी पे, जो बड़ी वैल्यू होती है ना, इसी पे कैलकुलेट करते हैं, एन स्क्वायर के ऊपर। अगर एन स्क्वायर नहीं होता हमारा, तो हम लोग अगर ये दो ही होते, बिकॉज नंबर ऑफ इनपुट कहीं ना कहीं तो आपको एन मिलेगा, तो आपको फिर ये यूज करना है। अगर मान लो ये नहीं है आपकी इक्वेशन के अंदर, ये तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो इसीलिए हम लोग हमेशा बड़े वाली वैल्यू को ही यूज करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं जस्ट डेटा स्ट्रक्चर, और आप ना इस वाले के ऊपर जाना, यहां पे जावा पॉइंट्स के ऊपर, यहां पे जाना आप लोग एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। जो चीजें मैंने दी है ना आपको, ये डायरेक्टली ये चीजें बता रखी होंगी इन्होंने, सेम चीज इन्होंने फंक्शन ऑफ एन बताया और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई है। और साइड्स के ऊपर जाओगे तो वहां भी आपको सेम ही चीज मिलेगी, ऐसा नहीं कुछ अलग मिलेगा। बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं यहां से, क्योंकि मैंने ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है, तो आपको इजी रहेगा समझने में, ठीक है। अब इन्होंने देखो ये वाली चीज करके बताई, इन्होंने परसेंटेज निकाल ली, जो हमारा ये था ना, ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला इसने कैलकुलेट करके बताई। और लास्ट में जो इसने चीज बताई ना, इसने बोला कि फंक्शन ऑफ एन क्या रहेगा, 5n स्क्वायर, ये रहेगा 5n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे यही सबसे बड़ी वैल्यू है, ये दोनों इसने इग्नोर कर दी हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने तो आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ लाइन कैलकुलेट करके बताया है, इन्होंने आपको किस तरीके से बताई है चीजें, इन्होंने आपको किस तरीके से बताई, कहता देखो भाई हम आपको और तरीके से बताएंगे। कहते ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आप n को, मैंने वो क्या रख के चला था पहले, 5 10 रख के चला था डायरेक्टली, इन्होंने सबसे पहले 1 रखा, ये कह रहे हैं कि 1 रखो। जब आप 1 रखोगे ना तो क्या लगेगा आपको, जो परसेंटेज होगा, अच्छा जो इन्होंने करा है ना
यहाँ पे 1 रख के रखा है, तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या था, 5n² प्लस 6n प्लस 12। तो इसमें क्या था, जगह इन्होंने 5 के लिए 1 रखा तो 5 का तो 5 ही रहेगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमेशा। तो 5 इंटू 1, या फिर इसको इस तरीके से रख लो, ठीक है, तो एक ही रह गया, प्लस 6 का 1 रहेगा, ये भी इतना ही रहेगा, प्लस 12, ठीक है। तो ये 5 का 5 रहा, प्लस 6 रहा, प्लस 12 रहा। बट ये किस केस में था, जब हमारा इनपुट काफी छोटा था, जस्ट एक था, उस केस के अंदर हम कभी भी डाटा स्ट्रक्चर कैलकुलेट ही नहीं करते, क्योंकि जब हमारे इनपुट कम होंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कुछ है। हम लोग बात करते हैं 1000 डाटा की, 10,000 डाटा की, लाख, 10 लाख, करोड़ों डाटा की बात करते हैं, राइट। तो इन्होंने भी यही चीज निकाली, कहता देखो भाई, अगर आपके पास ये ना इनपुट 1 मान के चलते हो, तो आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और 12 आ गया। तो इन्होंने परसेंटेज निकाल दी, कहता भाई n² की परसेंटेज कितनी निकलती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, और 6n की कितनी निकलती है, और 12 की कितनी निकलती है। इन्होंने जब परसेंटेज निकाली ना इसके हिसाब से कि ये इक्वेशन को कितना मान के चल रहे हैं, ये 100 मान के चल रहे हैं इक्वेशन को, यहां पे इन्होंने बोला कि 100% मान के चलेंगे अगर इक्वेशन का, ठीक है। तो 5 इसमें से कितना है, कितने परसेंट है, तो इन्होंने यहां पे ये बताया कि 5% का बनेगा यहां पे 21%, 6n का बनेगा यहाँ पे इतना, और यहाँ पे कितना बनेगा, 52% बनेगा अगर 12 के हिसाब से। बट जैसे ही हम लोग इनपुट हमारे 10 ले लेंगे, तो एक इनपुट केस के अंदर था, जैसे हमने 10 लिया तो जो 5n वाला कोड था ना हमारा, इसकी परसेंटेज कितनी बन गई, ये वाली 87। इसके आप चाहो तो परसेंटेज निकाल के देख सकते हो। जब हम लोग इसके अंदर 5, 6 और 12 निकालेंगे ना, तो वो 5 की परसेंटेज निकालनी होगी, तो आप लोग क्या करोगे, 5 डिवाइड बाय जो टोटल है हमारा, कितना बनेगा टोटल, ये बनेगा 23 इंटू 100। यार पेन क्यों चलना बंद हो गया, आई डोंट नो, ठीक है, थोड़ा पेन स्लो चल रहा है। तो जब इस तरीके इसकी कैलकुलेशन करके आप परसेंटेज निकालोगे ना, तो इस इक्वेशन के अंदर जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, ये वाला, अगर इसके अंदर 1 फिट करेंगे n की जगह पे, तो हमारे पास पहली इक्वेशन आएगा, जो इसका परसेंटेज रहेगा वो रहेगा 21, इसका रहेगा 26 और ये रहेगा 12। बट वो छोटा इनपुट था, जब हमने 10 इनपुट लिया, 10 पे क्या हुआ, जो 5n² थी ना, उसका जो परसेंटेज था वो 87% था, 87%, 10% था 6n का, और 12 कितना था, 2%। बट इसको छोड़ो, जब हमारे पास 1000 इनपुट हो जाएंगे तो 99.88% 5n² के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारी सारी कैलकुलेशन इसके ऊपर होगी। ये तो बस थोड़े से पार्ट रह गए, तो ये हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते, इनको हम लोग नेग्लिजिबल हटा देते हैं, क्योंकि इनसे हमें कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ठीक है। ऑल राइट, सो उसके बाद में ये चीज़ हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके बेस के ऊपर रहेगी, जो हमारी सबसे बिगेस्ट पॉइंट रहेगा, जो हमारा बड़ी कैलकुलेशन रहेगी उसके ऊपर। अगर ये नहीं होती, 5n² नहीं होता, तो किसके ऊपर करते, 6 के ऊपर। और जिस तरीके से 5n² है ना, कोई जरूरी नहीं कि 5n² ही मिलेगा, हो सकता है आपको 10n², 2n², 50n² कुछ भी मिल सकता है, यहाँ पे भी 6n भी कुछ भी मिल सकता है। तो आप लोगों को जब आपको स्क्वायर मिल जाए तो स्क्वायर के ऊपर जाना है, अदरवाइज फिर आपको n के ऊपर जाना है, अदरवाइज फिर आपको 0 के ऊपर जाना है, इस तरीके से, राइट। ये बेसिक चीज हो गई। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं। हमारे पास 3 तरीके की नोटेशंस होती हैं बेसिकली, ठीक है। 3 तरीके, एक जब हम लोग नोटेशंस निकालते हैं, मान लो कि एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को हम ये चेक करेंगे कि ये एल्गोरिथम कितने डेटा के ऊपर बेस्ट केस रहेगा, कितने डेटा के ऊपर इसका एवरेज केस रहेगा, और कितने डेटा के ऊपर इसका वर्स्ट केस जाएगा, ठीक है। मान लो कि 1000 के ऊपर कोई बहुत बढ़िया काम कर रही है एल्गोरिथम, जैसे मैंने आपको बताया था, 1 लाख के ऊपर एवरेज काम कर रही है, 1 करोड़ के ऊपर बेकार काम कर रही है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि 1000 के ऊपर तो बेकार काम कर रही है, वो वाली एल्गोरिथम ज्यादा टाइम ले रही है एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम्स, ठीक है। और जो हमारा 1 लाख के ऊपर वही एवरेज ले रही है, और 1 करोड़ के ऊपर वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम्स। तो उसके लिए हमारे पास 3 नोटेशंस होती हैं। बिग ओ नोटेशंस, इनको मैं इवन डिटेल में बताऊंगा आने वाले पार्ट के अंदर। बिग ओ नोटेशंस, ओमेगा नोटेशंस एंड थीटा नोटेशंस, राइट। सो जो हमारे पास क्या होती है, बिग ओ नोटेशंस होती है ना, वो हमेशा वर्स्ट केस, यानी कि ये निकालने की कोशिश करते हैं कि इस इनपुट के बाद में हमारा जो
क्या कहते हैं, आउटपुट है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट हो जाएगी, उसके बाद में काफी स्लो चलने लग जाएगी। तो ये कौन सी नोटेशन बताती है, ये हमेशा बताती है हमारी बिग ओ नोटेशन। ओमेगा नोटेशन क्या होती है, जो हमारा एवरेज केस बताती है कि भैया ये इस डाटा के ऊपर ये एवरेजली परफॉर्म करेगी, ना सबसे बढ़िया काम करेगी ना सबसे कम काम करेगी। थीटा नोटेशन क्या होती है, वो बेस्ट केस बताती है कि इस डाटा के ऊपर आपकी एल्गोरिथम बेस्ट काम करेगी, बट इस डाटा के बाद में वो वर्स्ट काम करना स्टार्ट कर देगी, राइट। सो ये हमारी एल्गोरिथम एनालिसिस थी, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस थी। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के ऊपर 3 वीडियोस आपको और मिलेंगी, जिनके अंदर हम लोग ओमेगा, थीटा एंड बिग ओ पढ़ेंगे। सो थैंक्स ऑल फॉर अ मोमेंट। एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कुछ समझ में आया है, और कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड give some nice and good feedback in comment box. Thank you guys, thank you so much.